हेलो बच्चों। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जिस वक्त भी हम लोग ये क्लास अभी फेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिल करके। और आज हम लोग एक बड़े अच्छे चैप्टर, फिजिक्स के एक बड़े अच्छे चैप्टर को स्टार्ट देने जा रहे हैं। बड़ी सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और मज़ा क्यों? मज़ा इसलिए क्योंकि मैं लगातार बहुत सारे थ्योरीज ना पढ़ाकर एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। जैसे आप अपने स्कूल्स में, नहीं रे वो तुम समझो, जैसे आप अपने कोचिंग्स में कोशिश करते हो, कोचिंग के टीचर जैसे कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक पढ़ा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किया, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लगाई, उसको स्ट्रॉन्ग किया, फिर अगले टॉपिक में गए। हम लोग भी ऐसा करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि यदि इस चीज़ को हम लोग ऐसे ऑपरेट करने वाले हैं तो फिर आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि टॉपिक को पढ़ करके न्यूमेरिकल के 2-3 लेवल करवाऊंगा मैं। एक बेसिक स्कूल लेवल आप देखोगे, जिसमें शुरू में आपको यूं लगेगा जैसे क्लास 9 से उठाकर, 9 में भी तो था ये चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, तो वहां से उठाकर जैसे ये प्रॉब्लम्स मैंने ले लिए। उसके बाद आपके 11th लेवल में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे एच सी वर्मा की बुक आप फॉलो करते होंगे, जैसे बाकी दूसरे रेफरेंस बुक जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं एनसीईआरटी के साथ साथ, एनसीईआरटी के अलावे उन बुक्स के क्वेश्चंस मैं लूंगा डायरेक्टली। और जब उसका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए तो हम लोग जेई और नीट के क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस, इसी टॉपिक पर पूछे हुए पीवाई क्यूज जो है हमारे, उस पर हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को। फिर अगले टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पहले वर्क का डेफिनेशन समझेंगे, उसके फॉर्मूले की बात करेंगे। और एक और मैं बता दूं आपको, इनकी बात फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप इस चैप्टर में आए हो, इसके पहले यदि आप पास आउट हो तो भी पहले पढ़ा होगा, और यदि आप 11th हो या 11th प्लस जेई के क्लासेस में कनेक्टेड हो तो भी आपने, मैं उम्मीद करूंगा कि इस चैप्टर से पहले की चीजों को पढ़ा होगा। क्या क्या चाहिए मुझे आपसे, कच्चा सामान क्या चाहिए ये पकाने के लिए, थोड़ा सा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट वगैरह की जरूरत होगी, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जरूरत होगी। उसके साथ साथ थोड़े बहुत ट्रिग्नो की बात आएगी। फ्री बॉडी डायग्राम जो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रखा है उसकी जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा सर्कुलर मोशन भी घूम फिर कर आएगा, थोड़ा फ्रिक्शन आएगा। ये कॉन्सेप्ट्स मिले जुले रहेंगे बच्चों। ऐसे हम लोग को पता है कि जो भविष्य का रास्ता वर्तमान से होके जाता है। तो कल यदि आप ये चीजों को पढ़कर आ रहे हो अभी, तो अभी आज ये चैप्टर स्ट्रांग होगा। आज स्ट्रांग रहोगे तो आगे के चैप्टर्स आपके आगे पानी भरते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अभी इस चीज को शुरू करते हैं। कहाँ पे? बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म आपके, हमारे बहुत सुंदर से चैनल में, नाम है फिजिक्स ट्रैक, और उस ट्रैक को ऑपरेट करता हूं मैं। तो खैर, तो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को, जिसमें हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करने जा रहे हैं। ये मार्कर मैं चेंज करता हूँ, ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ। क्या नाम कहा आपसे चैप्टर का? हम लोगों ने वर्क एनर्जी एंड पावर। जो हमारा सिलेबस है बच्चों, वर्क एनर्जी एंड पावर का जो सिलेबस है, आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, आप आईसीएसई स्टूडेंट हो, या आपका जो भी स्टेट लेवल का बोर्ड है, बताना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में, आपके बुक में ये जो वर्क है, आप मान के चलो कि इंट्रो में आपको वर्क पढ़ना है, वरना आप एनर्जी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो तकरीबन हम तुम मान के चलो कि 30% एरिया वर्क का डिस्कस करने वाले हैं, और 100 में 30 माइनस हुआ, 70% बचा। वो 70% में से आप ऐसा मान लो, आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, 70 में से आप सपोज करो कि बाकी का 50% वो एनर्जी डिस्कस करेगा, और जो 30 और 50 ऐड होकर के हमारा 80 बन चुका, तो रिमेनिंग 20% एरिया में हम लोगों को पावर डिस्कस करना है। तो फोकस अच्छे से रखिएगा। यदि आपने वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त बना लिया तो एनर्जी का जो सेक्शन है वो आप बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे। सीखना अलग चीज है, एब्जॉर्ब करना अलग चीज है। आप महसूस करेंगे उसको, और हर टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग लगाकर चलेंगे।
और उसके बाद पावर को यूं ही समझो कि आप यहाँ जब तक आओगे तब तक सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और इसको भी डिस्कस करोगे और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी लगा सकेंगे। तो आइए देखें वर्क एनर्जी पावर की बात में हम लोग सबसे पहले किसको सीखने जा रहे हैं बच्चों, वर्क को। तो देखते हैं कि यदि हम लोगों ने एक हेडिंग लगाया वर्क, तो हेडिंग ये भी लग सकता था वर्क डन। अब पहले बात समझना, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि आप यहां तक के सिलेबस को पढ़ कर आ रहे हो, पीछे वाली चीजें आपको सारी पता है, उसी में एक और चीज आप पढ़ कर आ रहे हो फिजिक्स में, और वो था स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और वहां आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो हम लोग अभी इसमें जब इसको डिस्कस करने जाएंगे तो मुझे आपको पहले बताना होगा, यूं तो 9th स्टैंडर्ड में भी आपको ये वर्क एनर्जी चैप्टर का एक इंट्रो सा मिला होगा, तो कुछ कुछ पुरानी बातें आपको याद भी होंगी, तो उससे भी कनेक्ट करके चलेंगे। तो लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स, क्या कहेंगे वर्क को हम लोग, दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ force vector, the dot product of force vector and displacement vector is called वर्क डन। मैं शॉर्टली बातों को रख रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो क्या मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट यदि बच्चों आप वर्क डन को W से दिखाते हो, फोर्स वेक्टर को आपने वेक्टर F से डिपिक्ट किया है, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपने S लिखा है, तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कॉल्ड वर्क डन। अब कई सारी बातें इससे जुड़ी हुई है। पहले तो मैं आपको बोलूंगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स में चलो, वहां आपने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ रखा है बच्चों, कि यदि वेक्टर ए कोई वेक्टर हो और ये वेक्टर बी कोई दूसरा वेक्टर हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम लोग पढ़ा करते थे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। रिमेंबर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। सिंपलिसिटी के लिए याद करो तो हमने इसे ऐसे भी लिखा था ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये चीज बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता है, और इसे यहां पर आप अप्लाई होता हुआ देखो तो यू विल कम टू नो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। वेरी गुड, ये इसका स्केलर फॉर्म हुआ इस डेफिनेशन का, और ये क्या हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात क्यों आ रही है, यहाँ पर एंगल थीटा क्यों है, इस पे बातें होंगी। उसके पहले आप इस बात को और समझो कि सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने इसको रख रखा है और आपने अप्लाई किया एक ऐसा फोर्स वेक्टर एफ, और ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। ये जो आप थीटा देख रहे हो, ये एक्चुअली हुआ क्या करता है, हमारा एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स कौन सा, जो आपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया है, डिस्प्लेसमेंट जो उस फोर्स की वजह से हो रहा हो। अब यहाँ पर खास बात है बच्चों, गौर कीजिएगा, क्योंकि अभी तुरंत विद इन 5 to 10 मिनट्स मैं आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स में लेके चलूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल्स में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये रहा एफ एस कॉस थीटा। अब खास बात क्या है कि जैसे आपने इस चीज को पढ़ रखा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, वैसे एक और चीज पढ़ा है, resolution of a vector in two mutually perpendicular directions।
याद कीजिए कि जिसमें हम लोग पढ़ा करते थे कि ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन, और सपोज ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, कैसे भी दिखा दो आप, चलो वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दो, और थीटा है एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का डायरेक्शन, एंगल। तो याद करो, तो आपने इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स किए थे, एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। एक्स के कंपोनेंट को आप ए एक्स कहा करते थे, बट इसे लिखते थे क्या हम लोग वेक्टर में, ए कॉस थीटा। ऐसे तो उस वक्त प्रूव किया था, बट याद करो, आप ये भी जानते हो कि किसी भी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो आप उस तरफ ले जाकर बना रहे हो जिधर एंगल सबटेंड हो रहा है, तो हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, कॉस। वेक्टर्स में हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, और जहां पे एंगल नहीं है उस वाले डायरेक्शन में इसी ए के साथ क्या लगा देते हैं हम लोग, साइन थीटा। तो ए का कंपोनेंट थीटा के तरफ ए कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं है उस तरफ क्या हो गया, ए साइन थीटा। तो आपने क्या किया, एक तिरछे वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करवा दिया। बहुत अच्छा। यहां पर भी देखो बच्चों, वो सेम चीज अप्लाई हो रही है। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि वेक्टर एफ ये वाला, वेक्टर एस ये वाला, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दो स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बेसिस पे, तो जो प्रोडक्ट आता है डॉट प्रोडक्ट, वो हमारा वर्क डन होता है। तो ये तो नेचुरल चीज हो गई। लेकिन यदि आप इस तिरछे वेक्टर एफ को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, एक एक्स एक्सिस के तरफ यानी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वाई एक्सिस के तरफ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो अभी आपने देखा, पहले पढ़ी हुई चीज है कि इस एफ का कंपोनेंट थीटा के तरफ क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, और इधर ले जाओगे तो एफ साइन थीटा हो जाएगा। हमें इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसको ये भी रखा। तो आप वापस एक पायदान नीचे आओ बच्चों, ये देखो डॉट यहां पे खत्म, वेक्टर के जो साइन है वो यहां पे खत्म, यहां पे एफ और एस से जैसे वेक्टर का साइन हटा, मुझे और आपको, हम दोनों को समझ में आ गया कि हम लोग वेक्टर एफ और वेक्टर एस के मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। तो ये लो मैग्नीट्यूड फोर्स का, इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड इसे इधर ले जाना चाह रहा है, एफ कॉस थीटा, और इसकी बात को मानकर ये डिस्प्लेसमेंट हो भी किसी तरफ रहा है, इसी तरफ। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एफ कॉस थीटा और एस का जो प्रोडक्ट होता है, तो ये रहा एफ कॉस थीटा और एस का प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि जब कभी हम तुम वर्क डन की बात करेंगे, जब कभी वर्क डन की बात करेंगे, तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिधर फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट, जिधर डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शंस होने चाहिए, तब आप स्केलर फॉर्म आराम से लगा दो। और जो डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन है तो आप वेक्टर के फॉर्म में कह देना, तो फिर जो एंगल होगा उसकी बातें हो जाएंगी। हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सीखेंगे। एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि ये जो थ्योरीज होती है किसी भी टॉपिक की और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते, दोनों एक दूसरे के परछाई। यदि आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग, न्यूमेरिकल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न्यूमेरिकल आप बहुत लगाते हो, थ्योरी कभी नहीं भूलोगे। तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, ओके, तो मैं ऐसा कह दूं, इसी बात को कैसे कह दूं, ऐसे, द प्रोडक्ट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहां से डॉट हटा दिया और मैंने लिखा क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स applied on a body and the displacement of the body, the displacement of the body। लेकिन ध्यान रखना वो डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, along the
direction of the applied force is called work done by the force। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोगों ने वो बात कर ली, यहां पर हम लोगों ने वो बात कर ली है जो यहां पे छिपी हुई थी बच्चों। यहाँ पे आपने बस डेफिनेशन के बेसिस पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने जो बताया, जो रटवाया वो देखा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कॉल्ड वर्क डन। और यहाँ पे वो बात खुलकर सामने आ रही है इस दूसरे सेक्शन में। तो इसमें लिख रहा है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है, आपको मल्टीप्लाई करना है दो चीजों को। कौन कौन सी दो चीजें हैं? जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है बच्चों, जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है और उस फोर्स के उस बॉडी पे अप्लाई होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन एक और बात ध्यान रहे, डिस्प्लेसमेंट आप उसी डायरेक्शन में लोगे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है। यदि उल्टा पुल्टा हुआ तो क्या करेंगे, बातचीत उस वक्त हमारी मदद ये करेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी अलोंग द सेम डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर ये भी लिखा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो ये आप ख्याल रखना, वर्क डन के डेफिनेशन को आप दो तरह से रखना। एक, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कॉल्ड वर्क डन, और दूसरा, the product of the force applied on a body and the displacement of the body along the direction of the applied force। शायद यही कोशिश कर रहे हैं बच्चों, यही कोशिश तो की है। यहां पे ये बात छिपी हुई थी और यहां पर खुलकर सामने आई। यहां इसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दिया। यहां कैसे बात खुलकर सामने आई? हम लोगों ने दोनों के डायरेक्शन को सेम करने की कोशिश की है। यहां देखो दोनों के डायरेक्शन अलग थे और सेम कैसे किया? वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट था हमारा, उसके बेसिस पर कि S को इधर ही छोड़ा और F के दो कंपोनेंट्स थे, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हम लोगों ने कौन से कंपोनेंट को चूज किया है? जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है। या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के घर बुला लो या डिस्प्लेसमेंट को घर फोर्स के बुला लो। एक ही जगह, एक ही डायरेक्शन में इनको होना चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन हमें वर्क डन दे सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बातों को पहले से भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत 9-10 में आपने पढ़ा होगा, और उसके अलावा यदि ये चैप्टर स्कूल में पढ़ रखा है, कोचिंग क्लास में पढ़ रखा है, क्विक रिवीजन आपको चाहिए थी, आप आए हो चैनल पे हमारे, तो वैसे केस में एक रिवीजन में वो सारी बातें हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सामने। अब दूसरी बात, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वर्क डन स्केलर होगा या वेक्टर होगा? ये एक सवाल। फिर हम लोग इसके यूनिट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और चलेंगे टाइप्स ऑफ वर्क के तरफ। लेकिन टाइप्स ऑफ वर्क के साथ साथ हम लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी लेते रहे। कहा है ना आपको कि थ्योरी सीखने का बेस्ट वे है न्यूमेरिकल से तालमेल बना के रखो। न्यूमेरिकल से आप तालमेल बना के रखते हो, थ्योरी कभी नहीं भूलोगे, नंबर 1। और नंबर 2, थ्योरी स्ट्रांग है, न्यूमेरिकल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए फिलहाल क्या बात हो रही थी, क्या मैं कहना चाह रहा था आपसे, मैं कहना चाह रहा था कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या मतलब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है? ऐसा कहने से, जब फोर्स वेक्टर है, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट हमारा वर्क डन है, तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट तो वेक्टर्स होना चाहिए। क्यों हम तुम इसे कह रहे कि ये स्केलर है? चलो थोड़ा पीछे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के पास ही चलकर इसका फैसला करते हैं। सुनिएगा प्लीज। कैसे सुनोगे? मैं थोड़ा इस मार्कर का यूज करता हूं ताकि आप इसको डिस्टिंग्विश कर सको। सपोज बच्चों हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए,
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, क्या क्या क्या, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 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 4k कैप। ऐसा कर दिया। डू वन थिंग, आपके पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो बेटा जैसे आप सीख कर आ रहे हो, तो यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो होगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बारी आएगी। ए के जगह 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसका डॉट करवाना है किसके साथ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, i कैप डॉट i कैप 1, j कैप डॉट j कैप 1, k कैप डॉट k कैप 1। और यदि उल्टे पुल्टे यूनिट वेक्टर्स ले लो, i को j के साथ डॉट करवाओ, j को k के साथ डॉट करवाओ, k को i के साथ करवाओ, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है, जिसमें ये बात हो गई थी कि i j j k k 1, i j j k k i 0। तो आप जरा सोचो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला करते हैं हम लोग, i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ, k वाले को k वाले के साथ। 2 1 2 i डॉट i1 प्लस 3 2 6 j डॉट j1 प्लस 4 4 16 k डॉट k1। क्या आया बच्चों, 16 और 4 22 ना, 16 4 22, वेरी गुड, 22 और 2 24। गौर करो, ध्यान दो, जोर लगाओ इस बात पे, जब हम लोगों ने वेक्टर ए को चुना था तो i कैप j कैप k कैप की बातें हो रही थी, डायरेक्शंस की बातें हो रही थी, तो वेक्टर ए हमारा डायरेक्शन इंक्लूड कर रहा था। जब वेक्टर बी की बात हुई, इसमें भी i कैप j कैप k कैप, ये भी वेक्टर है, लेकिन जब उनका आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा रिजल्ट आया है बच्चों, वो रिजल्ट आया है कैसा, स्केलर। दैट मीन्स ये बात मैं आपको डायरेक्ट भी याद दिलवा सकता था कि स्केलर वेक्टर में आपने पढ़ा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर। जाने दो, उससे बढ़िया चीज हमारे पास है, ये दो वेक्टर्स हम लोगों ने लिया, उसका नेचुरली डॉट प्रोडक्ट निकाला, और जो 24 आया है ये स्केलर है, बिकॉज यहां ना तो i कैप है, ना तो j कैप है, और ना तो k कैप है। तो ऐसे केस में हमारे पास a डॉट b मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आया है, ये पता चला। तो इसकी वजह से हम तो ये बात कहेंगे बच्चों कि जो वर्क डन होता है हमारा, ये जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, स्केलर। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे। एक और बात, यूनिट की बात हम लोगों ने नहीं की है, जरा हम लोग बाहर बाहर यूनिट की बात कर लें। तो वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होगा, आप खुद सोचो, फोर्स का क्या, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या, मीटर। तो न्यूटन मीटर कह दो, आपको कोई नहीं दौड़ाने वाला है, आपने कोई गलती नहीं की। बट याद है ना कि वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है, हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ते आए हैं, जूल होता है, और ये न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल कह दो यहाँ पे। तो इसका जो यूनिट हो गया वो हम लोगों ने क्या लिखा, जूल। तो ये इतनी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन चल रहा था हमारा, हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के बहाने न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स के बहाने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, दोनों के बहाने एक दूसरे को डिस्कस करेंगे। ये सच्चाई है, मैं इसको पहले मिटाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हाँ, लेकिन आपको तो मना किया था स्क्रीनशॉट से बचना। नोटबुक लेकर बैठो, पेन लेकर बैठो। यदि आप इस लेक्चर में स्क्रीनशॉट ही लेते रहोगे तो नोटबुक और पेन तो यूं ही पड़े रह जाएंगे। नोट कर लो बेटा, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद। और इतनी देर में आपको जो करना होगा कर लिया होगा, मैं यहां तुम वहां, बात कैसे सुनोगे। चलो ठीक है,
रब करने जा रहा हूं इसको, और इस पर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़कर न्यूमेरिकल्स की तरफ रुक करेंगे। न्यूमेरिकल्स होता भी जाए और हमें पता भी ना चले। ओके, रब कर दूं कर लिया होगा, टाइम दिया आपको, ठीक है ठीक है। देखो यूं तो ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए ये अभी वीडियो है। जेई और नीट के लिए मैं एडवांस लेक्चर अलग से लेकर के आऊंगा। फिर भी 11th होने के बावजूद आपको तो पता है सीबीएसई आपके स्कूल में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो हम लोग अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे। चलो फिलहाल बात करें, हम लोग बात करें किस चीज की, टाइप्स ऑफ वर्क। क्या पता थोड़ी देर पहले मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर तो नहीं बोल दिया? हाँ बोल दिया, तो उस वक्त कान बंद रखना, अभी बस ध्यान दो। टाइप्स ऑफ वर्क या टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात हो रही है। लो, पहला बहुत फेमस जो वर्क है वो है बच्चों हमारा पॉजिटिव वर्क। कुछ बच्चे जब पहली बार इसको पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनको लगता है क्या पॉजिटिव वर्क, और इसके दूसरे टाइप्स को डिस्कस करें। चलो आगे चलते हैं, कौन से थ्योरीज पूछे जाएंगे उस तरफ चलते हैं, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उधर चलते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि यदि ये छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग ना रहे सॉरी, तो आप न्यूमेरिकल्स लगा नहीं पाओगे अच्छे से। इसलिए छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनती है। आइए देखें, पॉजिटिव वर्क क्या होता है। सपोज ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, इस पर फोर्स अप्लाई किया बच्चों हम लोगों ने इस डायरेक्शन में, और बॉडी हमारी बात को मानकर अच्छे बच्चे की तरह मूव भी इसी तरफ कर रही है। तो जरा सोचो, फोर्स वेक्टर इसी तरफ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी तरफ, लो ना वेक्टर का साइन दे दिया। तो डोंट वी नो द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, W इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। बहुत सुंदर, इसे लिखा FS cos थीटा। एंड मुझे आपसे पूछना होगा बच्चों कि यदि सपोज ये दो फिंगर्स हैं, इनके बीच का एंगल अभी तकरीबन हमें 60 दिख रहा होगा, इसे आप फिक्स रखो, इसे धीरे धीरे नीचे लाओ, तो 60 कम होते 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 45, घटते 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 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जैसे दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, एंगल दोनों के बीच 0 डिग्री का बना है। तो ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। तो ये रहा FS और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो FS इंटू 1, यानी वर्क डन कितना आ गया, F इंटू S। गौर से देखो, क्या F इंटू S के पहले कोई माइनस का साइन है? बिल्कुल नहीं। मतलब जो वर्क डन हम लोगों ने पता किया है वो पॉजिटिव वर्क डन है। W इक्वल्स टू FS की बात चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। W इक्वल्स टू FS की बात हुई है, और कुछ नहीं तो पॉजिटिव साइन तो छिपा है। इसका मतलब आज के बाद बच्चों आप इस बात का ध्यान रखना, किसी भी बॉडी में जिधर फोर्स लगा, यदि डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ हो रहा हो, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी पॉजिटिव। कई सारे एग्जांपल्स है, एक तो आपके सामने पड़ा हुआ है, दूसरा मैं इस मार्कर को यूं ही, अभी 2 उंगलियों के बीच बंद रखा है, मिडिल फिंगर और थंब के बीच, मैं बस इसको छोड़ दूं, यूं धक्का देकर फेंको नहीं, बस ऐसे छोड़ दूं, तो ये जाना किधर शुरू करेगा बच्चों, नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। फोर्स कौन सा लगा? मैंने तो फोर्स लगाया ही नहीं, फोर्स इस पे किसने लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे लगा, तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना? 0, तो वर्क डन पॉजिटिव। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्यों नहीं, और भी हो सकते हैं, करेंगे, कहा ना न्यूमेरिकल्स में खींचेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एग्जांपल और भी, चलो एक इसको भी ले लो। ये कोई बॉडी है, आपने इसे बस रिलीज कर दिया है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स।
बॉडी मूव भी किधर कर रही है, नीचे की तरफ। तो फिर से देखो, वेक्टर एफ वर्टिकली डाउनवर्ड, वेक्टर एस वर्टिकली डाउनवर्ड, और दोनों के बीच का एंगल थीटा फिर से कितना, 0 डिग्री। तो हम तुम क्या कह दे बच्चों, क्या कह दे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, चलो ऐसे रहने देते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, और ये रहा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, एफ एस इंटू 1, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू एफ एस, फिर से पॉजिटिव। तो ये दो आपने एग्जांपल्स लिए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे एग्जांपल्स खुद ब खुद आते रहेंगे। तो आप ये मत सोचो कि सर 2-4 और एग्जांपल्स हो जाते तो अच्छा होता, ये तो एग्जांपल में अटक के रह जाएंगे हम लोग। तो ये आई थिंक ये 2 काफी है। इससे आपने सीखा कि पॉजिटिव वर्क तब होगा व्हेन बोथ, कौन कौन, द फोर्स जो कि उसमें अप्लाई हुई है एंड द डिस्प्लेसमेंट समझ जाना, जगह नहीं थी, when both the force and displacement are in the same direction, तो मैं आई प्लीज एक्सपेक्ट कि जितनी चीजें बोर्ड पे हैं वो चीजें आपके माइंड में ट्रांसफर हो चुकी है। और तुम यदि कहते हो नहीं सर 70%, नहीं सर 80%, 50%, तो डोंट वरी, जब न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो 70 के पहले 1 लगेगा 170 हो जाएगा, 50 के पहले 1 लगाकर 150 बन जाएगा। तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है। चाहूंगा कि आप इसको फटाफट नोट कर लो वीडियो पॉज करके, और चलते हैं यहां से हम लोग आगे की तरफ। तो हम लोगों ने इसको मैं रब कर देता हूं, पॉजिटिव वर्क देखा, क्यों ना इसी में मैं एक चेंज करूं बच्चों, नंबर 2 मिटाए बगैर, पॉजिटिव के जगह कौन सा आपको टाइप देखना है अब, नेगेटिव। अरे भूत है तो भगवान भी है ना, दिन है तो रात भी है, यदि किसी चीज का पॉजिटिव कुछ होगा तो नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो पॉजिटिव वर्क के बाद दूसरा टाइप कौन सा हो गया, नेगेटिव वर्क। व्हेन बोथ एक्सक्यूज मी, व्हेन बोथ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। कैसे हो सकता है बच्चों, कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि आप इसी सिचुएशन में वर्क डन फिर पता करो, बट अभी जो वर्क डन हम लोगों ने पता किया था वो इस अप्लाइड फोर्स की वजह से, जो आपने फोर्स लगाया, चाहे इस तरफ से धक्का दिया या इस तरफ से खींचा, ये फोर्स तो आपका अप्लाइड था। फ्रिक्शनल फोर्स याद कीजिए बच्चों, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स अपीयर ही होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। तो जरा सोचिए, आपने जो फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन या जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट लगेगा। सपोज फ्रिक्शनल फोर्स को दोनों सरफेसेस के बीच हम लोगों ने यहां अप्लाई करवाया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वेक्टर एफ, कैपिटल एफ को हटाकर बच्चों स्मॉल एफ रखा, और जस्ट सपोज कि आपने स्मॉल एफ से दिखाने की कोशिश की है फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है। तो ये रहा एफ एस कॉस थीटा। नाउ गौर करो, बेचारा फ्रिक्शनल फोर्स कमजोर है, लाचार है, मजबूर है, मजलूम है, और ये फोर्स थोड़ा ज्यादा ताकतवर, जिसकी वजह से इसकी जीत हुई
और इसने इसको इस तरफ पुल कर लिया। ये लग रहा था ये अपोज कर रहा था, बट एनफ नहीं था बच्चों, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहा और बॉडी इसकी वजह से इधर चलता रहा। तो हुआ क्या, दोनों के बीच का जो एंगल है वो इस बार जीरो नहीं होकर क्या हो गया, 180 डिग्री। किसकी बात हो रही है इस बार, डिस्प्लेसमेंट वही है और फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी बात चली है। ठीक है, cos 180 की बात होगी और cos 180 यहां थीटा रहने दो, यहां पे लिखते cos 180 और cos 180 होता कितना है, -1। तो W इक्वल्स टू आया है हमारा -Fs। मतलब ये हुआ, मतलब हमें ये पता चला कि यदि फोर्स जो अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से वर्क डन पता करना चाह रहे हो और डिस्प्लेसमेंट जो हुई है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, तो एंगल जो बनेगा दोनों के बीच दैट विल बी 180 डिग्री। और cos 180 बड़ा खतरनाक चीज है, वैल्यू -1 देता है। अच्छा खासा Fs पॉजिटिव बनने के कगार पे था, इस -1 ने इसको नेगेटिव बना दिया, तो वर्क डन कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बॉडी पे जिस फोर्स की वजह से वर्क डन पता करना है, यदि वो फोर्स इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट इधर हो ऑपोजिट, तो वर्क डन नेगेटिव। यदि फोर्स इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट इधर हो तो फिर से हमारा जो वर्क डन होगा वो कैसा, नेगेटिव। ठीक है, अरे जैसे मम्मी की बात या पापा की बात आप नहीं मानते हो, वो फोर्स लगाते, बेटा अच्छे दोस्त बनाओ, बेटा पढ़ाई करो, और आपके दोस्त आपको पता है घर आते नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, और फिर जैसे ही आपको घर से लेकर निकलते हैं आप लोगों की बातचीत बदल चुकी होती है, तो खैर जो भी हो, तो वो फोर्स लगाते हैं कि आप अच्छे बच्चे बनो, आप डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हो, तो उनका सारा किया हुआ काम नेगेटिव हो गया ना। वो कहते हैं ना इतना समझाओ कोई फायदा नहीं है, सुनता ही नहीं है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो यही बात हो रही है यहाँ पर, ये फ्रिक्शनल फोर्स कह रहा था इस तरफ चलो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, तो वर्क डन कैसा बच्चों, नेगेटिव। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब क्या करें हम लोग, यहां पे कैसे नेगेटिव वर्क का सिचुएशन क्रिएट करें, ऐसा करते हैं, ये इसको अभी रब नहीं किया मैंने। क्या करो इस बार कि सपोज एक ब्लॉक है, कुछ भी मास होगा इसका m वगैरह समथिंग, और इसे आप ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, ये रहा अप्लाइड फोर्स, और नीचे की तरफ जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो Fg के कारण तो वर्क डन पता कर ही लिया है। अब मेरी बात सुनना, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, फिर भी आपने इसे ऊपर उठा दिया, मतलब इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, बट आपने भी जो डोले बनाया, जो मसल तैयार किया है वो भी कम नहीं है, आप इसे पुल कर रहे हैं कहां, ऊपर की तरफ। तो हुआ क्या, बॉडी जा किस तरफ रही, ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले जब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इट वाज पॉजिटिव, बिकॉज आपने बस ऑब्जेक्ट को ऐसे रिलीज कर दिया था, तो फोर्स भी नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे था, तो एंगल 0 डिग्री। बट इस केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चों, इस तरफ। ये कौन सा फोर्स है, F अप्लाइड, और ये कौन सा है, F ग्रेविटेशनल। तो जब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इस बार पता करोगे, दोनों के डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, तो F डॉट S की बात होगी, कौन सा फोर्स लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच का एंगल इस बार कितना, 180 डिग्री। तो Fs cos थीटा, थीटा की जगह आपने 180 रखा है, cos 180 -1 होता है, सारा गुड़ गोबर। कोशिश की थी ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे नीचे लाने की, बट ये ऊपर चलता रहा।
तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। तो आपको बात कौन सी दिमाग में रखनी है, यही बात रखनी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। हाँ, यही यदि आपने अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश की होती बच्चों, एफ अप्लाइड भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वो वाला वर्क डन कैसा होता, पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू यू ऑल? आई थिंक सो, आई होप सो। तो ये हुआ पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क। तो अब हम लोग एक छोटी सी बात रखें, अब हम लोग चलते हैं किस तरफ, चलते हैं हम लोग अब पहले पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। जब वो हो जाएगा तो हम लोग तीसरे टाइप ऑफ वर्क की बात करेंगे, जीरो वर्क। तो पहले समझ लेंगे, फिर उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो बच्चों, मैं किनारे हो जाता हूं, आप जरा इसको नोट कर लो, मैं इधर किनारे नहीं हो पाऊंगा, इस तरफ हो जाता हूं। चलो चलो, कर लिया नोट, मिटा दे इसको, गुड। चलो, कैसे सुना? अरे सुनाई पड़ गया मुझे। आप जब वहां वो बात कर रहे होते ना कि हाँ हाँ नोट हो गया सर, रब कर दीजिए, तो बात आ जाती है, दिल से दिल को राहत है ना। एक फारूक चाचा होते थे मेरे बचपन में, तो वो हमेशा कहते रहे दिल से दिल को राहत है। पूछता था ऐसी क्या बात है चाचा जी, तो उनका एक ही कहना होता था, बेटा ऐसा होता है जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वो एक दूसरे की बात बिना बोले भी समझ लेते हैं। तो आपने कहा, मैंने सुना, बात खत्म। चलो अब आगे शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, रब तो कर लिया है, टाइप्स ऑफ वर्क में अभी हम लोग वहां से बाहर नहीं गए। तो करें क्या हम लोग, इसमें एक हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कैसा, ध्यान से देखना, किस पर बेस्ड, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। चलो देखो, ये रहा एक क्वेश्चन, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों, इस पर कोई एक बॉडी रखी हुई है, बॉडी का मास क्या है, m, बॉडी पे क्या अप्लाई हुआ है, कुछ फोर्स F, इसकी वजह से बॉडी पहले कहां थी, पोजीशन A पे, चलते 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 कहां पहुंची, पोजीशन B पे, और A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिला वो क्या मिला, S मिला। एंड प्लीज डोंट इग्नोर द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ओके, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा था बच्चों, कहां पे, दोनों सरफेसेस के बीचों बीच, यहां पे इस डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब कुछ डेटा हम लोग ले लेते हैं अपनी मर्जी से, क्या क्या ले लो, क्या क्या ले लो। सपोज ये जो बॉडी का मास है वो 5 kg, बहुत अच्छा। जो फोर्स हम लोगों ने मिलकर अप्लाई किया है बच्चों, वो फोर्स 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 6 न्यूटन, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिया है, इसके जगह मुझे और आपको अवेलेबल करवा रहा ये क्वेश्चन म्यू का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दोनों सरफेसेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू है। और म्यू का वैल्यू 0.2 ले लिया। म्यू समझते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रुखड़ापन। अरे रुखड़ापन, यदि एक दीवार है आपके घर की, नई नई दीवार बनी है, प्लास्टर हुआ ही अभी है, आप उसको छूकर देखो, रफनेस का आपको पता चलेगा। उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और है, हाथों के बीच में और वॉल के बीच में। अपने कमरे में आ जाओ, पुरानी दीवार है, उस पर अच्छे से पेंट वेंट किया हुआ चिकना बनाकर आप उसको टच करो तो स्मूथनेस कुछ और महसूस होगी, म्यू वहां पर कुछ और हो गया। तो दैट्स व्हाई म्यू एक्चुअली बता रहा होता है रफनेस को। खैर चलो, बाकी बातें बाद में, फ्रिक्शन चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़कर आ रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब जब बात आपसे ये कर रहा है कि आखिर आपको बताना क्या, दो चीजें बताना है। पहले बताना है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। जब ये आप बता दोगे
तो सवाल नंबर 2 आ रहा है तुम्हारे सामने। है छी वर्क को वॉक लिख दिया, वर्क। 2 नंबर सवाल पूछ रही है कि बताओ कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ये पूछा जा रहा बच्चों। तो चलो फिर इन दोनों सिचुएशन को गौर से देखो, गौर से देखो। ये आपके पास आपका पूरा क्वेश्चन, जब हम तुम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस वैसे बनाया, बॉडी यहां पे थी वैसे रहने दिया, फोर्स इधर लग रहा है दिखा दिया हम लोगों ने, फ्रिक्शनल फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है दिखा दिया। लेट मी बी थोड़ा सा स्लो। FBD फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप, इसका नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, छोटी सी चीज है। लेकिन एक बात बताओ, क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, उसकी वजह से इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यदि mg नीचे तो ऊपर की तरफ कौन, रिएक्शनल फोर्स R। चलो अब मजाक बहुत हुआ, मेरी बात सुनो। क्या चाहिए हमें, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो ठीक है, नंबर 1 वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय कैपिटल F। क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ये रहा, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, S, तो FS cos थीटा लगा दो। क्या बार बार वेक्टर F डॉट वेक्टर S लिखते रहेंगे हम लोग छोटे बच्चों की तरह, छोटे बच्चे हो क्या। आगे सुनो, FS cos थीटा, F दे चुका था कितने न्यूटन का, 6 न्यूटन। S पता है हमें, हाय राम, S तो लिखा ही नहीं। ओके, कुछ भी ले लो, पागलों की तरह है। S इक्वल्स टू 8 मीटर, 8 मीटर S ले लिया है। तो F के जगह 6, S के जगह 8 cos थीटा। बताओ तो जरा, थीटा बताओ। फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, क्या कहा, राइट, 0। तो 6 इंटू 8 इंटू कॉस 0 डिग्री 1, तो कितना हो जाएगा, 48 जूल। वर्क डन निकाल रहे हो मुन्ना मुन्नी, WF इक्वल्स टू 48 जूल, ये हमारा वर्क डन आया है। ठीक है, बहुत अच्छा। नंबर 2 में चलो, नंबर 2 की बात करो हम तुम। इस बार क्या कहा था इन्होंने, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ करना ही नहीं है, ये लो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन आप अपनी आंखों से देख लो इस तरफ, इसके बावजूद ये बॉडी मूव तो इस तरफ कर रही है। तो आप लिखो वर्क डन बाय स्मॉल f, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होगा बच्चों, क्या होगा, WF इक्वल्स टू FS cos थीटा। अब F इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो F के जगह फ्रिक्शनल फोर्स, ओ गॉड, उप्स, प्रॉब्लम, फ्रिक्शनल फोर्स तो दिया ही नहीं है। क्या करेंगे ऐसे केस में बेटा, ऐसे केस में आपको पहले F निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं हम, तुम कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, F इक्वल्स टू क्या पढ़ा था आपने, म्यू आर। म्यू क्या इस R के इक्वल mg को कह दे, फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़ा है तो आपने हाँ बोल दिया होगा अब तक। म्यू के जगह 0.2, मास m के जगह 5 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फायदा उठाओ, यदि बोल दे कि 9.8 लेना है तो 10 लेने की जरूरत मत करना, नहीं बोले तो फायदा उठा लो। कैलकुलेशन यदि आसान होता है तो कर लो। ये डेसिमल खत्म, 10 से 10 लालटेन, 5 2 जार कितना, 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। तो इंस्टेड ऑफ स्मॉल f, इंस्टेड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, हम तुम क्या करेंगे, f के जगह 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना रखेंगे बच्चों, 8। और कोई है जो बता दे, कोई माई का लाल या फिर ललिया जो बता दे कि कितना होगा एंगल F और S के बीच में,
फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। 80 और cos 180 कितना होता है? -1। क्या हो गया? -80 जूल। बात 100% सच। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, सेम डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन जिस पल, जिस वक्त, जिस लम्हा, जिस क्षण, जिस घड़ी दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो गए, फ्रिक्शनल फोर्स बेचारा चिल्लाता रहा, इधर चलो रे, इधर चलो रे, इधर चलो रे, और बॉडी इधर चलती रही, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, किसी की ना सुनो। तो दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से वर्क डन हमारा निगेटिव आ गया है, और वो रहा -80 जूल। तो आपने इशारा समझा इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का? बच्चों, आपने 2 टाइप्स पढ़े हैं वर्क डन के, एक पॉजिटिव वर्क और एक नेगेटिव वर्क। न्यूमेरिकल जानबूझकर ऐसे गढ़ा गया, न्यूमेरिकल जानबूझकर ऐसे तैयार किया गया है, बुक में भी होंगे, कि एक बार आपका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा, एक बार वर्क डन नेगेटिव आ रहा। पॉजिटिव कब आया? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम था। जब आपने वर्क डन कैपिटल एफ की वजह से निकाला, कैपिटल एफ हमारा अप्लाइड फोर्स है, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स वो कैसा आ गया? पॉजिटिव। जब स्मॉल एफ की वजह से निकाला तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, जिसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव, -c। नोट कर लीजिए बच्चों, हम लोग चलते हैं यहां से आगे, और आगे चलेंगे क्या पढ़ने के लिए? हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग जीरो वर्क पढ़ने के लिए। फटाफट नोट कर लो वीडियो पॉज करके, फिर ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जब हम तुम क्वेश्चन बोर्ड पे रख लेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ी देर मैं रुकूंगा, और थोड़ी देर आप क्या करेंगे? उसी प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे कि खुद सॉल्व करो, और फिर उसके बाद फिर मैं जैसा होगा फिर उसको डिस्कस करके आगे लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों? चलो, नोट हो चुका होगा मुझे पता है। आगे सुनो। चलो, ये न्यूमेरिकली था जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क पर बेस्ड था। आते हैं अलग टाइप वाले वर्क डन की बात करने, और तीसरा जो टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों वो होगा जीरो वर्क। बहुत अच्छा, जीरो वर्क की बात होगी। तो जीरो वर्क का मतलब बाद में जानेंगे। पहले नंबर 3 आप जीरो वर्क लिख दो, ZERO, जीरो वर्क। तो समझो बात, सपोज ये कोई एक बॉडी है जिसपे फोर्स पता नहीं कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, बट फोर्स सपोज इस तरफ है और बॉडी का मूवमेंट इस तरफ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो आप जरा सोचो ऐसा कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे एग्जांपल्स वैसे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड्स पे, जब आप अपना सामान वो कुली अंकल को देते, आप नहीं देते, पापा मम्मी होते, वो कहते कि हाँ चलो भारी सामान है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 16 में जाना है ना? दिल्ली में 16 नंबर तक में आप ऐसा कर रहे हो, तो फिर वो भारी भरकम सामान अपने सर पे उठाते हैं। सामान का लोड, उसका वेट, इसका भार mg लग रहा होता है नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो कुली अंकल है वो फोर्स, रिएक्शनल फोर्स लगा रहे होते ऊपर। तो ये लो, उन्होंने फोर्स लगाया ऊपर और चल रहे हैं ऐसे, फोर्स लगाया ऊपर और चल रहे हैं ऐसे। तो ऐसे केस में बच्चों फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। और ऐसे केस में जब यहां पर एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो इस केस में जब आप डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन निकालोगे, वेक्टर एफ, डॉक्टर नहीं वेक्टर एफ और वेक्टर एस, क्या क्या बोला, ये हुआ एफ एस कॉस 90 डिग्री,
पता नहीं F कितने न्यूटन का है तो है, पता नहीं S कितने मीटर का है तो है, लेकिन cos 90 किसी को रहने दे तो, cos 90 को किसी को बचने दे तब तो। cos 90 डिग्री होता है 0 और सारा खेल खराब है ना, सारा खेल खराब। Fs को 0 से किया, वर्क डन क्या हो गया 0। तो cos 90 ने खेल वैसे ही खराब किया जैसे आप अच्छा खासा लूडो खेलकर जीत रहे थे और आपको 3-6 आ गए, कहानी खत्म। cos 90 डिग्री ने सारा काम तमाम कर दिया और वर्क डन कितना हो गया बच्चों 0। तो जैसे आपने सीखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, वर्क डन पॉजिटिव, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट, वर्क डन नेगेटिव। वैसे एक सीखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तो वर्क डन कितना 0। लेकिन ध्यान रखना ये पेपर वर्क है बेटा, ना, जज्बात को कंट्रोल में रखना। ऐसा ना हो कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे जाकर कुली अंकल से यही बात रख दो, है ना, रेड यूनिफॉर्म में होते हैं, और आप उनको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म ले जाओ और फिर ये फॉर्मूला दिखा दो, तो आपने परेशान एक को किया, बहुत सारे लाल कपड़ों में लोग आएंगे और आपको लाल करके जाएंगे। चलो खैर वैसा मत करना। तो W इक्वल्स टू 0 हो गया, वर्क डन इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसे केस में जो वर्क होता है उसको हम लोग कहते क्या है 0 वर्क। तो क्या इसकी पहचान क्या हो गई बच्चों, क्या कहना पड़ेगा आपको, आपको कहना होगा कि व्हेन द अप्लाइड फोर्स, या कोई भी फोर्स छोड़ो ना, क्या पता रिएक्शनल फोर्स हो, क्या पता ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी हो, व्हेन द फोर्स एंड इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, एंड द डिस्प्लेसमेंट आर कैसा, आर एट 90 डिग्री, ऐसा लिख दो, आर एट 90 डिग्री, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जॉन आता है तो बोल दो, यहां पर फिलहाल ऐसे कहा है। तो वैसे केस में बच्चों जो वर्क डन आता है वो हमारा कैसा कहलाता है 0 वर्क डन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस डेफिनेशन को समझ लिया है, मतलब 0 वर्क किसको कहेंगे वो समझ लिया है। फटाफट इसको नोट कर लो, जगह बहुत सारी बची हुई है, बट मैं चाहता हूं कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लो वो इसके साथ मिक्सड अप होकर ना दिखे, साफ सुथरा और चमकता चमकता दिखाई पड़े। मिटा दो इसको, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलो थैंक यू वेरी मच। चलो 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 चलो, अब इस पर भी एक प्रॉब्लम ले लो, सेम प्रॉब्लम ले लो जो आपने लिया था। मैं तो भूल गया हूं क्या क्या डेटा थे, आपको याद है, आप अभी बताओगे तब भी मुझ तक वो बात नहीं आ पाएगी। फिर तुम कहोगे सर वो बात कहाँ कि दिल से दिल को राहत है। अरे वो सेम मोमेंट में होता है, जब थोड़ा वक्त बीत जाए तब नहीं होता है। चलो सुनो, है ना, आपको पता है सेम मोमेंट में ही होना चाहिए। जिस घड़ी आपको जो काम करना था वो आपने मिस कर दिया, बस गया, अब वो काम कोई और करेगा। चलो सुनो, फिर से हमारे पास क्वेश्चन को मैंने यूं फिर से डायग्राम से दिखा दिया, और ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारा, हम दोनों का। ये रहा कोई एक ब्लॉक जिसका मास कितना है m, जिस पर फोर्स कितना अप्लाई किया है आपने F, जिस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है स्मॉल f, और जो इनिशियली कहां पे है पॉइंट A पे, जो थोड़ी देर के बाद कहां पहुंचेगी पॉइंट B पे। इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसका वेट mg, और mg के जस्ट ऑपोजिट रिएक्शनल फोर्स क्या लगेगा ऊपर की तरफ, कैपिटल R। बहुत सुंदर। अब इस बार पता नहीं मैं भूल गया हूं, पिछली बार मास क्या लिया था, है ना, फोर्स कितना लिया था। सपोज मास इस बार मैं ले लू 5 kg, क्या पता यही मैच कर जाए, तुम देखना, तुमने नोट किया है। m इक्वल्स टू 5 kg, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 6 न्यूटन, क्या पता शायद यही था। हाँ, और म्यू तो लिखना ही भूल गया मैं, म्यू 0.2 लिया था ना पिछली बार, ये याद है अच्छे से, म्यू इक्वल्स टू 0.2 ले लिया था। मास और फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह वगैरह वगैरह। वर्क डन फिर पता करना है हमें। इस बार जो वर्क डन पता करना है
वो ना तो अप्लाइड फोर्स की वजह से ना तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, दोनों को त्याग दो, दोनों को जाने दो, और आप इस बार जो वर्क डन निकालना चाहते हो बच्चों, वो एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसके वेट के कारण, इसके वजन के कारण, और दूसरी बार नॉर्मल रिएक्शन आर की वजह से। चलो चलो देखते हैं क्या क्या पूछा आपसे। पहले पूछा वर्क डन बाय इट्स वेट, पूरा लिखता हूं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। चलो बच्चों सॉल्व करो, पहला सॉल्व करते हैं, कोई एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जब तक नहीं सीखा तब तक इसको वैल्यू दो, है ना, जब सीख गए तो शॉर्टकट्स लेना, है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, घर का दामाद नहीं, हमेशा सेवा करते रहो। देखो आगे क्या करो हम तुम, क्या करो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जरा बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगा किधर बच्चों, नीचे की तरफ, mg। डिस्प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं की हम लोगों ने, s। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ है, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। देख लो ना, खुद ही देख लो, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। हाय राम, म्यू की तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली इस बार। फ्रिक्शनल फोर्स का तो कोई काम ही नहीं है इस बार, अप्लाइड फोर्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों से वर्क डन कौन कौन से फोर्सेस की वजह से पूछा है इन्होंने, वेट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। तो ये लो m, क्या फालतू में, क्या आप वैल्यू बिठाओगे, अरे cos 90 है, सारा गुड़ गोबर कर देगा, क्या फायदा m के जगह ये 5 रखने का, क्या मतलब g के जगह 9.8 या 10 रखो, क्या फायदा s के जगह जो इसका वैल्यू है वो रखो, यहां तो लिखा भी नहीं है, इसीलिए नहीं लिखा था, क्योंकि cos 90 तो काफी है सब कुछ खत्म कर देने के लिए। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसका आंसर भी कितना पाया, 0। ये वैल्यूज नहीं भी दिए हो तो कोई बात नहीं। ओफो, शैम्पू क्यों करे, कंडीशनर क्यों करे, बालों को हेयर ड्रायर से क्यों सुखाएं, यदि मुंडन करवाना है तो टकला ही तो होना है। तो जब cos 90 इसको 0 बनाने के लिए तैयार खड़ा है तो फिर इनके वैल्यूज क्यों बिठाएं, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। तो दैट्स वाई इसको वैसे छोड़ करके 0 रख दिया। अच्छा दूसरा शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद समझदार हो, तुम खुद समझदार है ना, तक्ष। हाँ तो लो, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, बताओ नॉर्मल रिएक्शन किधर, ऊपर सरकार, डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर मास्टर जी, और दोनों के बीच का एंगल कितना साहब, 90 डिग्री। खेल खत्म। अरे जब तक नहीं सीखा तब तक, सीख जाने के बाद इस पर बात ही क्या करनी है। cos 90 विल बिकम 0, इसलिए वर्क डन बाय रिएक्शनल फोर्स विल ऑल्सो बिकम 0। कर लिया नोट, ऑफ कोर्स कर लिया होगा। तो चलो अब मेरी बात सुनो पहले। ये था एक इंट्रो वर्क डन के लिए और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। फिर ये फील करना था हमें कि हर वर्ड पे, हर टॉपिक पे जो बुक हमें पढ़ाना चाहता है, जो टीचर सिखाना चाहते हैं स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में, होम ट्यूशंस में, वो जमाना गया। होम ट्यूशन क्लास 10 तक मिला तो मिला, 7-8 तक पढ़ते थे आप होम ट्यूशन, उसके बाद तो लोकल कोचिंग्स में जाना शुरू कर गए होंगे। ओके, तो मैं कहना चाह रहा था कि जब सिर्फ वर्क डन की बात थी और वहां से लेकर टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात हुई, तो उन पर बेस्ड भी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स आपके बुक में होंगे बच्चों। तो मैं ऐसा तो नहीं कहता हूं कि इस लेक्चर के बाद आप न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कर दो, मुझे और 1-2 लेक्चर्स में पहले आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाने हैं।
न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, वो हो जाने दीजिए, फिर आप इस पर मतलब अगले वीडियो में आप देख लेना। उसके बाद इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाना, ये एरिया मजबूत करेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो बड़ी सारी बातें हुई, 1 घंटा कैसे बीत गया आपके साथ पता ही नहीं चला। उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे ही। तो अभी फिलहाल इस वाले क्लास को, इस वाले लेक्चर को हम लोग यही रोकते हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, और तब तक आपसे क्या कहता हूं मैं हमेशा कि आपने बेटा जब जिस दिन जो सेक्शन पढ़ा है उसी दिन बुक से अच्छे से पैरा वगैरह पढ़ करके, बुक से अच्छे टीचर्स नहीं होते, बस आपको उसको बजाना आना चाहिए। कैसे बजाएं बुक को, नॉर्मली तो बुक हमारी बजाता है तो खैर जाने दो, इस बारे में बात नहीं करनी। तो आप अपने लेवल से थोड़ा प्रैक्टिस रिवीजन जारी रखना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और आज की क्लास को यही रोकते हैं। और बिछड़ना तो होगा, यदि मिलना है दोबारा तो आज बिछड़ते हैं अगले क्लास में दोबारा मिलने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। थैंक यू।